हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये 2020-21 के नए सिलेबस में जोड़ा था जो कि पॉलिटिकल साइंस में है। ठीक है, तो इसके बारे में ही आज हमें डिस्कस करना है, फिर इस टॉपिक को समझना है। इंग्लिश में है आपका ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड की मीनिंग बता दूं। अभ्युत्थान का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जब एक ही दम से बढ़ोतरी होती है तो उसको हम अभ्युत्थान कह सकते हैं या फिर अपसर्ज कह सकते हैं। देखिए, जब लोगों की भागीदारी किसी चीज़ में बढ़ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपसर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आता है आपका लोकतांत्रिक अभ्युत्थान वाला, वो 2, 4, 6, 1 किसी में भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कोई से भी नंबर का क्वेश्चन है तो हम आसानी से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें पता करना है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में, और हम 3 अभ्युत्थानों के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन एक तैयार होता है कि अब तक कितने अभ्युत्थान देखे गए हैं। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि टोटल कितने आपके 3 हैं। ठीक है, चलिए करके बारीकी से इनको हम जानेंगे। सबसे पहला कि लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या फिर अभ्युत्थान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लोकतांत्रिक राजनीति है, आपका जो इंडिया है इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अगर लोगों की भागीदारी एकदम से बढ़ गई, तेजी से बढ़ गई, तो उसी को क्या बोल दिया गया, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या फिर अभ्युत्थान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद यहाँ की राजनीति के इतिहास के आधार पर 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की व्याख्या की गई है। देखिए टोटल कितने अभ्युत्थान है आपके पास, 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है। तो एक तरीके से लोगों की जो भागीदारी बढ़ी है भारतीय राजनीति में वो 3 रूपों में बढ़ी है। एक कुछ समय का है, एक कुछ समय का, और एक कुछ समय का है। ठीक है, तो तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि लोकतांत्रिक पुनरुत्थान क्या है। तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान उसे कहते हैं जब लोगों की, किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो उसको हम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहते हैं। और भारत की अगर लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करी जाती है तो यहाँ पर टोटल कितने हुए हैं, 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हुए हैं। चलिए पहला जो आपका है प्रथम लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, तो ये जो समय देखा गया था 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक को कहा जाता है। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरह की राजनीति में जो भारतीय वयस्क मतदाता थे उनकी भागीदारी बढ़ी थी। यानी कि जो 18+ के जो लोग हो सकते हैं, 18+ के कह दें या फिर जो वयस्क लोग होते हैं किसी देश के, उन लोगों की जो राजनीति में भागीदारी बढ़ी थी उसी को हमने क्या बता, प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान बोला था। और ये समय था 1950 के दशक से लेकर के 1970 के दशक का। यानी कि टोटल कितना हो गया, 50 से 60, फिर 70 से 80, है ना। तो कम से कम 30-40 साल का इसमें हो गया। तो उस अवधि को लेकर के हमने बोला है प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। तो इसमें किसकी भागीदारी बढ़ी है, तो उसमें बढ़ी है वयस्क मतदाताओं की भागीदारी इसमें बढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि जब भारत में पहली बार जब आपके चुनाव होने जा रहे थे तो जितने भी देश थे पश्चिम के देश, उन सभी को ऐसा लग रहा था कि भारत की जो राजनीति है, फिर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो गलत होंगे, सही से हो नहीं पाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो इलेक्शन पहली बार कर रहे हैं तो गलत तरीके से यूज़ करेंगे। फिर मतलब एक तरीके से कहा जा रहा था कि भारत में जो डेमोक्रेसी की स्थापना करी जा रही है वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो भारत के लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन ये सब गलत साबित हो गया। ठीक है, और भारत में राजनीति जो है या फिर जो लोकतंत्र है एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर की स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा है आपका द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। तो इसमें जो द्वितीय जो है वो है आपका 1980 के दशक के समय को कहा गया था। इसमें क्या हुआ था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी और एसटी, इनकी जो भागीदारी बढ़ी थी राजनीति में, इसी को योगेंद्र यादव ने द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के रूप में व्याख्या करी थी। हालांकि इससे उन लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस अभ्युत्थान में ज़्यादातर अगर देखा जाता तो दलितों की भागीदारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। ठीक है, तो द्वितीय आपका हो गया। तो इसमें द्वितीय का समय है 1980 का दशक है, और इसमें 3 लोग हैं, एससी, एसटी और ओबीसी। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कौन है आपका, तो 1990 के दशक। देखिए 1990 के दशक में 3 चीज़ें हमारे भारत में हुई थी। एक तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन है, एक प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और एक है आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 3 चीज़ आपकी भारतीय रीति में आई थी। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, यही हमारा तीसरा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान भी है। इसमें क्या हुआ था कि जो युवा वर्ग के बंदे थे या फिर जो युवा वर्ग था हमारा, उन्होंने क्या किया था, राजनीति में भागीदारी लेना स्टार्ट कर दिया था, और इसी को तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि इसके अलावा तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान उन युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भारतीय समाज में अगर देखा जाता है तो जो आपके युवा वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो तीसरे में किसको जोड़ा गया था, युवा वर्ग के लोगों को जोड़ा गया था। तो तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान ये हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाले में
ज़्यादा एज के बंदे, सेकंड वाले में ओबीसी, एससी और एसटी के बंदे, ठीक है। और थर्ड वाला जो आपका डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, इसमें युवा वर्ग की मतलब भागीदारी को दिखाया गया था, और यही आपका क्या है, तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत क्यों एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दूसरे नंबर पे भारत की जनसंख्या आती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो यहाँ पर कुछ डेटाज हैं, जैसे कि मान लीजिए जनवरी 2019 में जारी मतदाता सूची के अनुसार भारत में 89.78 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। 89.78, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा 2019 के हिसाब से। ऊपर से जनसंख्या भारत की कितनी, उसमें से 89% बंदे क्या करेंगे, वोट करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमारे तमिलनाडु के मतदाता जो 5.89 करोड़ हैं, वो तुर्की एक देश जो है आपका, उसमें कितने 5.93 ही हैं। तो अगर देखा तो एक देश की अगर हम तुलना करते हैं अपने एक राज्य के, तो वो उसकी बराबरी कर जा रहा है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 14.43 करोड़ मतदाता ब्राज़ील के 14.73 करोड़ मतदाताओं के बराबर है। तो एक देखिए यहाँ पर दो हमारे स्टेट लिए गए और दो यहाँ पर देश लिए गए बड़े बड़े, उनकी बराबरी हमारे कुछ छोटे छोटे राज्य ही कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो आपका एक बहुत ही बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।